हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर यूपी सुपर टेट पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आज के इस वीडियो में तीसरा भाग है इस वीडियो का, और दो भाग में हमने 50-50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस तीसरे भाग में भी जो 50 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और एनसीईआरटी की किताबों से और जो यूपी परिषदीय किताबें हैं दोनों को मिला के बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DSSB पीआरटी एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं, और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूं। और जो लोग भी सुपर टेट पीडीएफ नोट्स के लिए पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो सुपर टेट पीडीएफ नोट्स आपको कंप्लीट 14 सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जिनको पढ़कर मैंने खुद सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं बहुत ही कम समय में तैयारी करके। तो कंप्लीट 14 सब्जेक्ट के सुपर टेट पीआरटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7905352723। इस पर व्हाट्सअप करेंगे। 499 का फीस कैसे पे करना है डिटेल आपको बता दिया जाएगा। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें कि एग्जाम होने तक करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ दिन पहले यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सही आंसर होगा केरल। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मैं नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। बिना ऑप्शन सीधे जो सही आंसर है वो आपको बताऊंगा। बाकी आप अपने आंसर मिलाते रहिए कि आपके कितने सही हुए 50 में से। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा जो है गुजरात राज्य की है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो धनी स्थान है कौन सा है? तो सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए इस समय क्वेश्चन हम थोड़ी स्पीड से कर रहे हैं। बाकी जब आपके सुपर टेट पीआरटी के लिए क्लास चलेंगी तो डिटेल में चलेंगी, एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। 17 तारीख के बाद, और 7:30 बजे वाला वीडियो है जो कि आपको थोड़ी देर से आज मिल रहा है। तबीयत आज दिन में थोड़ा सही नहीं था, इसलिए वीडियो 7:30 बजे अपलोड नहीं कर पाया मैं। चलिए, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, त्रिपुरा। ए ऑप्शन सही होगा। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन पे चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कई बार यह क्वेश्चन शिक्षक भर्ती या अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चंदन की लकड़ी के लिए पांचवा क्वेश्चन कर्नाटक फेमस है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ठीक है, ये सभी जानवर। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा घास स्थल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घास स्थल में क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? जो अपना सिंह हो गया, या जो अपना हिरन वगैरह का शिकार करते हैं लोग, ठीक है, और ये जो जिराफ हैं, बाइसन है, सब घास खाने वाले हैं जानवर। तो घास स्थल से तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए घास स्थल में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। हिरन घास स्थल में होगा तो शेर उसका शिकार करेगा, इसलिए घास स्थल में भी शेर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 तो देहरादून। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे कि कहीं से उठा लिए गए हैं। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा के शिक्षक भर्ती आने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एनसीईआरटी की किताबों और यूपी बेसिक की जो किताबें हैं वहीं ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपने वो पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नदियों के बारे में एक छोटा सा वीडियो कल आपको मिलेगा। कल आपको 2 वीडियो मिलेगा, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें से एक वीडियो होगा नदियों पर। नदियों से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। कंप्लीट नदियों वाला क्वेश्चन वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्वेश्चन है नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9 तो ताप्ती। इसके अलावा बाकी जो भी हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी, ठीक है। सतलुज जो नदी है, सतलुज भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, सतलज मिलेगा, ठीक है। तो यह जो है भारत में उसका उद्गम स्थल नहीं है। और एक और चीज़, जैसे कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी की किताबों में जो आंसर दिया हुआ है वही आंसर यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी एग्जाम में सही आंसर माना जाएगा तो उसी को माना जाएगा, एनसीईआरटी वाले को। और आप लोगों ने अलग अलग किताबों में सेम क्वेश्चन के अलग आंसर पढ़े होते हैं, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा एनसीईआरटी को ही आपको मतलब वैल्यू देना है उसी के आंसर को, ठीक है। और ऐसा कुछ भी हो तो कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको पूरा मैं कोशिश करता हूँ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 11 तो चेमा युंगडुंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सांगपो, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, कहाँ? तिब्बत में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है हुगली। चलिए, और जब हमारे पास टाइम कम हो, एग्जाम नज़दीक हो, तो हमें एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि कम समय में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन कम पढ़ पाएंगे। तो एमसीक्यू को ज़्यादा महत्व दीजिए एग्जाम के कुछ दिन पहले। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 का सही आंसर हो जाएगा लूनी, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना जो है किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? नदियों से क्वेश्चन यहाँ शामिल किए गए, क्योंकि और जो भी एमसीक्यू हमने किया उसमें नदियों से क्वेश्चन नहीं था, और हर एग्जाम में नदियों से 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में लगभग आते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नदियों वाले टॉपिक को मैंने शामिल किया है। तो मेघना किन दो नदियों का सम्मिलित धारा है? क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? 16 सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है। अफीम की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? तो सही आंसर है मंदसौर में, ठीक है, मंदसौर में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद, बहुत अच्छा, 68,500 की जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में, या फिर DSSB वगैरह की, उस टाइम यह विवाद चर्चा में था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और हम ये विवाद बहुत पहले से चला आ रहा है। तो कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी जल विवाद, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ध्यान रखिएगा, गुजरात कपास के लिए, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर इसका हो जाएगा मछली उत्पादन से, ठीक है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हैं, वो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है एक वीडियो में, बाकी मैं फिर से वो चीज़ रिपीट कर दूंगा, ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ग्रुप में भी मैंने भेजा हुआ था। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, टारगेट टीचर 68,500, वहाँ इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि कई लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जाते। तो टेलीग्राम ग्रुप इसी चैनल के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस पेड़ से हम कोकेन प्राप्त करते हैं? 21 सही आंसर है सिनकोना, ठीक है, सिनकोना, ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो अपने उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और क्यूबा, क्यूबा देश का नाम आपने सुना होगा, क्यूबा पूरे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को पूरे विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन क्यूबा देश में किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में, भारत में अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, आप सभी को पता होगा। पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे संस्थान देहरादून में हैं, ठीक है। भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव के जंगल इसको कहा जाता है। मैन वर्सेस वाइल्ड आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, काफ़ी बार इस शब्द का जिक्र हुआ है, ठीक है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मैनग्रोव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, होमोसैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, कौन पुरातत्वविद, ठीक है, हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? हड़प्पा के उत्खनन से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। आपने कई बार या सीआरटी की किताबों में ये चीज़ पढ़ा होगा, क्लास 6 7th में ये चीज़ दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज भी रहते हैं। आग का प्रयोग और आग का खोज दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का अलग अलग आंसर भी होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में खोज पूछा जाएगा तो अलग आंसर होगा, प्रयोग पूछा जाएगा तो अलग आंसर होगा। अब आप कहेंगे खोज जब हुआ था तभी तो प्रयोग हुआ था। खोज होना और प्रयोग होना दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। खोज कभी भी हुआ था, लेकिन उसका प्रॉपर जब सही तरीके से यूज करना इंसान सीख गया तो उसको कहेंगे प्रयोग कब से हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रयोग कब से हुआ, कब से होना प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर यहाँ पे है नवपाषाण काल। और ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सभी एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, ठीक है। आप किसी भी अच्छे किताब में पढ़ेंगे तो ये अंतर आपको पता चल जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रसिद्ध पशुपत की मुहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपत की मुहर कहाँ से मिली है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? क्वेश्चन नंबर 30, सप्त सैंधव प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र संबंधित है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन सही होगा, गायत्री मंत्र यजुर्वेद। कई बार पूछा गया है, आपने देखा होगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेदों से संबंधित एनसीईआरटी क्लास 6 में ये चीज़ें दी हुई हैं। मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी में है, कहाँ है, ताकि आप लोग वहाँ से कभी चाहें तो पढ़ भी सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है यजुर्वेद, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए, तो 32वें का बी सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो 33 का सही आंसर है घनानंद, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 34 सारनाथ में, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा बुद्ध, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन, सी ऑप्शन सही है। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में बट गया था? तो सही आंसर है कनिष्क, 36 का सही आंसर है कनिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 37। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो थे विष्णुगुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? क्वेश्चन नंबर 38। तो सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य, ठीक है, यानी कि चाणक्य नाम आपने सुना होगा, चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य। अगला है, इंडिका किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज में। तो 40वें का सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज, इंडिका।
अगला देखते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने, सम्राट अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? और बहुत से लोग क्या होता है कि बहुत हाई लेवल से तैयारी करते हैं, बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और एग्जाम में जब इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो मतलब आसान क्वेश्चन के आंसर भी गलत हो जाते हैं कन्फ्यूजन में, क्योंकि उन लोगों ने हल्के में ले लिया इन चीज़ों को। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कठिन प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आसान प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे तो कंपटीशन से सीधे सीधे आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आसान प्रश्न कभी गलत नहीं होनी चाहिए। अशोक के शिलालेखों, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 42, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? 43, तो इंडो ग्रीक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक लोगों ने। अगला देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में उनके कलिंग का विजय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 44, तो 13वें, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, तो बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान और हीनयान दो हैं, तो यहाँ पे हीनयान का, ठीक है, हीनयान का ये अनुयायी था, माफ करिएगा, महायान, सॉरी, महायान के अनुयायी था कौन? कनिष्क। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो 45 का बी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। 46, बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? 46, अश्वघोष ने, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे।